हाल के संसद सत्र में आया वक्फ एक्ट में बदलावों को लेकर एक बिल, जिसको जेडीयू के नेताओं ने, ललन सिंह ने समर्थन दिया। मगर अब बात आ रही है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज। नीतीश कुमार ललन सिंह के बयान से भी जो संसद में उन्होंने दिया उससे नाराज हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या जेडीयू के अंदर इस वक्फ एक्ट में बदलाव के मसले पर दो फाड़ हो गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या नीतीश कुमार के मन में जो बिहार में चलता है कि पीके बीजेपी की बी टीम है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या इस बात पर नीतीश कुमार भी ये बात मानने लगे हैं कि ऐसा है? इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि पीके और बीजेपी की दोस्ती हो सकती है? इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हिना साहब और लालू प्रसाद यादव की एक मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई वो हमने आपको बताई। मगर क्या बातचीत सफल रही? क्या हिना साहब आरजेडी में आएंगी या नहीं आएंगी? क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। वक्फ एक्ट पे हमने कुछ दिन पहले बात की भी थी कि बिहार की पार्टियों के क्या स्टैंड है, और उस समय लगा था कि जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, जो संसद में रहा वही उनका स्टैंड है। मगर अब बात आ रही कि नहीं, नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। वो इस बात से खुश नहीं है जो जेडीयू का ललन सिंह ने जो स्टैंड लिया संसद में। क्या ये बात सही है? क्या नीतीश कुमार वाकई खुश नहीं है? देखिए, एक बात से मैं बहुत हैरान होता हूं, और मैं हैरान इसलिए होता हूं कि कई बार नेता इस तरह का आंख मिचौली का खेल खेलते हैं, उससे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो चाहते क्या जी। अब ये कोई कहता है कि ललन सिंह के बयान से खुश नहीं है नीतीश कुमार। अब ललन सिंह ने अपने मन से तो बयान दिया नहीं होगा, आखिरकार पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा तो हुई होगी ना, और चर्चा के बाद पार्टी का डिसीजन हुआ होगा कि भाई पार्टी इस तरीके का स्टैंड लेगी। इसलिए ललन सिंह जो बयान दिए होंगे वो अपने मन से तो बयान दिए नहीं होंगे। इसलिए ये बात जो सामने आती है कि ललन सिंह के बयान से ना खुशी है। दरअसल मैं जो देख पा रहा हूं और मेरी जो जानकारी है कि हर समय पार्टी का एक शीर्ष नेता पहले वो वाटर टेस्ट करता है, और जब उसको दिखाई पड़ता है कि उसका मामला बिगड़ रहा है तो वो एक मैसेजिंग छोड़ने की कोशिश करता है कि वो खुश नहीं है, वो नाराज है। सवाल ये उठता है कि जब ये बिल लाया गया था तो बिल लाने से पहले, संशोधन बिल लाने से पहले जेडीयू विरोध कर देती और खुल करके विरोध करती, तो जेडीयू ने तो ऐसा किया नहीं। ललन सिंह इसके समर्थन में आए। ललन सिंह समर्थन में आए तो इसके पीछे बहुत तरह की बात हुई होगी, क्योंकि राजनीति में हम बहुत चीज देख पाते हैं और बहुत चीज देख नहीं पाते। पर्दे के पीछे का खेल जबरदस्त होता है। आपको क्या लगता है कि 58,900 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया, तो वो क्या ऐसे ही दिया गया होगा? और यहां पर सभी लोग कह रहे हैं कि बिहार सेंट्रिक बजट है। राजनीति में हमेशा अदले बदले की कार्रवाई होती है, एक हाथ लो तो दूसरे हाथ दो। मुफ्त में कुछ नहीं लिया जाता और ना मुफ्त में कुछ दिया जाता। बिल्कुल। तो ये बात तो आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब पार्टी के भीतर कुछ मुस्लिम वॉइस तेजी से बाहर आने लगे, तो ये सच है कि नीतीश कुमार शुरुआत से ही एक ऐसा स्टैंड लेके चलना चाहते हैं जिसमें वो एंटी मुस्लिम नहीं दिखे। ये उनका स्टैंड रहा है। इसलिए नीतीश कुमार के आप भाषणों को सुनेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा कि हमने इतने हजार कब्रिस्तान को घेरा, कब्रिस्तान की जमीन को लेकर के लड़ाई होती थी, हमने उसको घेर करके सुरक्षित किया। ललन सिंह ने अपने बयान में क्या कहा था पार्लियामेंट कि देखिए, वक्फ बोर्ड कानून जो है उसमें संशोधन की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये कानून बनाया गया था और इसमें पारदर्शिता के लिए संशोधन जरूरी है, तो किया जा रहा है। हमने आपके पूजा स्थल पर, मतलब कोई मस्जिद पे तो हमले किए नहीं हैं, हम उसका समर्थन तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की बात करना विपक्ष का गैर वाजिब है। लेकिन पार्टी के भीतर ही गुलाम गौस थे, गुलाम रसूल बलियाबी थे, वो लोग खिलाफ में बोल चुके थे। बलियाबी यहां तक कह चुके थे कि हम देखेंगे मठों और मंदिरों के विरोध के लिए भी इस तरह का कोई फैसला करेंगे। तो शायद बलियाबी को यह पता नहीं है कि ज्यादातर मंदिर
और उसका पैसा वो स्टेट ऑन्ड ही होता है। और इसके लिए भी हिंदू एक्टिविस्ट ये बात करते रहते हैं कि जब आप मंदिरों को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके पैसे से आप किसके लिए सड़क बना रहे हैं, किसके लिए खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए आप छूट दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और हमारे पैसे से दे रहे हैं। आप हमारे धर्म का पैसा है, उस धर्म के लिए काम में इस्तेमाल होने दीजिए, आप पूरे भारत के लिए क्यों करते हैं? आप कई बार आप इस तरह की बातें सुन सकते हैं, और कई तरह के राइटिस्ट विचार रखने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर के गुत्थम गुत्थी होने लगी, तो एक दूसरे नेता विजय चौधरी हैं। विजय चौधरी नीतीश कुमार के खासे करीबी माने जाते हैं। अब विजय चौधरी ने कह दिया कि हम जेपीसी का सपोर्ट करते हैं। जेपीसी के सपोर्ट करने का मतलब है कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा और वहां पर एक लंबा समय होगा। एक अलग रुख उन्होंने अपनाने की कोशिश की, और इससे यह जाएगा कि हमने इसका समर्थन नहीं किया, हम ये चाहते हैं कि कानून में सुधार हो, लेकिन मुसलमानों से जुड़े मसले पर सरकार संजीदा दिखे, कंफ्यूजन नहीं हो कि हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से यह भी बात बाहर आने लगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी जेडीयू के तरफ से यही बयान सामने रखा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन में सुधार आए, ऐसे कानून बने जिससे उनसे जुड़े मसले को सुधारा जा सके। लेकिन इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ निपटाने का रुख जेडीयू का रहा है। आप समझ रहे हैं? संवेदनशीलता, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। जैसे बीजेपी को लेकर के मैसेज जाता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम काम करती है, तो इसलिए यह मैसेज जेडीयू को लेकर के नहीं जाना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि इस बार के भी लोकसभा चुनाव में जो हमारे पास आंकड़े हैं, और जितना मैं जानता हूं, 12% मुसलमानों ने एनडीए को वोट किया, 87% मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार का वो प्रेम है, इसलिए कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के नीतीश कुमार नाराज है। पर देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के बहुत लोग कहते हैं बीमार हैं। नीतीश कुमार अपने आप में पूरे तरीके से नहीं हैं, इस तरह की भी बात कही जाती है। पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं है, पर नीतीश कुमार का स्वभाव हमेशा से रहा है कि एक तीर से वो कई निशाने साधते हैं। ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार नाराज हैं तो वो पहले नाराज रहते हैं, उसके एवज में बहुत कुछ लेंगे और लेंगे, फिर केंद्र पर दबाव डालेंगे। वो फूफा जी वाली स्थिति उनकी रहेगी, और अभी आइडियल सिचुएशन है भी कि वो फूफा जी की तरह नाराज हो सकते हैं, और नाराज होंगे तो केंद्र की स्थिति खराब होगी। केंद्र दौड़ा हुआ आएगा, पूछेगा आपको क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसमें उनको यह दिखाना है कि भाई मैं जो चाहूंगा वही होगा। अब नाराजगी की वजह यह भी हो गई कि बीच में पूरा मैसेज उठा कोटा विद इन कोटा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अब आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कई सारे काम बहुत पहले कर दिए और वो शानदार काम थे। ये भी हमें समझना होगा कि वो काम बहुत जबरदस्त था। जैसे आपने महादलित बनाया, पर महादलित बनाया, पर नीतीश कुमार ने एक पासवान समाज को छोड़ दिया था, बाकी सब लोग को महादलित में ले लिया था। बाद में जब पासवान जी साथ आ गए, रामविलास पासवान, तो सारे महादलित हो गए। तो ये फैसले शुरू में नियत सही थी, बाद में ये पॉलिटिकल होने लगा। अब देखिए, पिछड़े में भी उन्होंने अति पिछड़ा किया। 2023 में जातीय जनगणना करा करके वो ये चाह रहे थे कि भाई संख्या के हिसाब से हम रिजर्वेशन करें। सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया तो जेडीयू के लोग कहने लगे कि अरे भाई, ये काम तो नीतीश कुमार 2007 में कर चुके हैं और नीतीश कुमार को शाबाशी देना चाहिए। लेकिन केंद्र अब दलितों के रुख को देख करके, जिस तरीके से कई दलित चिंतक ने इसका विरोध किया, अब केंद्र पीछे हट रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम ऐसा नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि वक्फ
बोर्ड बिल संशोधन जिसके लिए जेपीसी को भेजा गया, तो इस बिल पे वो नाराज हैं और इस पे भी नाराज हैं कि कोटा विद इन कोटा में पहले दिन जो बीजेपी का रुख था वो बाद में बदल क्यों रहा है? क्योंकि आपने देखा चिराग पासवान ने विरोध किया, कई सारे लोगों ने विरोध किया, जबकि जीतन राम मांझी ने सपोर्ट किया। तो देखिए ये विरोध की बात तो है, नाराजगी की बात तो है, अंदर खाने इस तरह की बात आ रही है क्योंकि जेडीयू एंटी मुस्लिम दिखना नहीं चाहती और मुस्लिम से जुड़े मसलों पर वो अगर बीजेपी का साथ भी देती है तो वो ऐसा मैसेज देना चाहती है कि हम संजीदा हैं, हम संवेदनशील हैं, हमारा सभी धर्म और सभी जाति के प्रति समान भाव है। लेकिन दरअसल जेडीयू के पॉलिटिक्स को आप समझें तो जेडीयू को यह लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी अभी तक मुसलमानों के बीच में अनटचेबल, उस तरीके से जेडीयू की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जेडीयू इस पोजीशन से भागती है और इसीलिए ये मैसेजिंग किया जाता है कि नीतीश कुमार नाराज है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ललन सिंह इतने जोर से पार्लियामेंट में बोल रहे होंगे तो अपने मन से बोल रहे थे क्या? बिल्कुल। पार्टी फोरम में चर्चा तो हुई होगी ना कि क्या स्टैंड लेना है। इसलिए ये मैसेज बाहर निकलवाना कि नीतीश जी नाराज हैं, नीतीश जी नाराज हुए होंगे, ठीक, नीतीश जी नाराज हुए होंगे जब उनको लगा होगा कि मैसेज गलत चला जाएगा तो नाराज हो गए। कोटा विद इन कोटा पे वो नाराज हो गए होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कोटा विद इन कोटा उनका उस पे उनको काफी वाहवाही मिलती, पर बीजेपी ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, तो इस वजह से नाराजगी नीतीश जी में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब कितनी बार इधर उधर करेंगे नीतीश जी? नाराज थोड़े दिन होंगे, बदले में फिर उनको मनाया जाएगा। देखिए क्या होता है, क्योंकि नीतीश जी के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, 2 बार इधर 2 बार उधर, कब किधर जाएंगे और ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत तरह की चाल चल करके नीतीश कुमार को अलग होने नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। अलग नहीं होने देगी। बाकी तो आपने बोल ही दिया कि उनको फिलहाल बिहार या देश की पॉलिटिक्स में फूफा की जो आपने उपाधि दे दी है, तो उसके लिहाज से उनके इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे नाराज होने के और बीजेपी की तरफ से मनाने के। एक और मामला है नीतीश कुमार की शंका को लेकर, जो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कि अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, लगातार लंबे समय से बिहार के दौरे पे हैं, बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। मगर तमाम विपक्ष के लोग, चाहे वो आरजेडी के हों और तमाम विपक्षी नेता हों, वो प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताते आए हैं या कहते हैं कि कहीं पर्दे के पीछे कुछ सांठगांठ है। क्या नीतीश कुमार को भी शंका होने लगी कि कोई सांठगांठ है वाकई? देखिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल प्रशांत किशोर जिस तरीके से हमलावर आरजेडी पर होते हैं, लालू प्रसाद पर होते हैं, तेजस्वी यादव पर होते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी होते हैं, उस तरीके से प्रशांत किशोर हमले बीजेपी पर नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है, जबकि ये सच नहीं है। ये प्रशांत किशोर ही हैं जो ये कहते हैं कि आप बताइए, आपने 39 एमपी भेजा, गुजरात से तो 26 एमपी ही आते हैं, फिर सारे इंडस्ट्री गुजरात में क्यों जाते हैं? आपके पास कोई इंडस्ट्री आया क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ आपको वोट की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन जेडीयू कैंप में इस तरह का मैसेज है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है? इस तरह की बात जेडीयू कैंप में कहीं ना कहीं घूम रही है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर कई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि लग रहा है कि जेडीयू की राजनीति को तार-तार कर सकती है। जैसे हम आपको बताएं कि जेडीयू प्रो विमेन कहलाती है, महिलाओं के लिए ही जेडीयू ने शराबबंदी किया और उसका फायदा भी मिलता है। महिलाएं बाहर निकल करके आती हैं और खूब जेडीयू को वोट करती हैं। 50% आरक्षण ये भी महिलाओं के लिए किया गया, उसको लेकर के भी महिलाएं काफी वोट करती हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में 40 महिलाएं उतारेंगे।
प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम नए इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे लग रहा है कि जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो इसके काट के लिए नीतीश कुमार कई फैसले ले रहे हैं। ये बात भी आप जान लीजिए। जैसे क्या फैसले? नीतीश कुमार, अब जैसे आप ये जान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर चली ना कि हिना साहब आरजेडी में चली जाएंगी। अब हिना साहब का मन डोलने लगा है। नीतीश कुमार कुछ ऐसे नेता को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं जिसको देख करके आपको लगेगा कि अरे वो अभी तक आरजेडी के साथ घूम रहे थे और अब वो एनडीए में कैसे आ गए। ये मैं 3 बजे मतलब जो 6 बजे हम लोग पब्लिश करेंगे उसमें हम लोग ये बताएंगे कि कैसे मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं और ये किसकी मेहनत से आ रहे हैं। तो आप सोचिए, आप मुकेश सहनी को एनडीए में ले रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार की मेहनत से मुकेश सहनी आ रहे हैं। दूसरा बड़ी बात ये है कि हिना साहब जो कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से मिलती हैं और ये तय माना जाने लगा कि हिना साहब अब आरजेडी में चली जाएंगी। उन्होंने क्या शर्त रखा ये भी हमने आपके साथ दर्शकों को बताया था, लेकिन अब रिजल्ट क्या है वही मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अब जेडीयू के तरफ से यह दावा किया जाने लगा कि हिना साहब नहीं जा रही हैं। तो हिना साहब नहीं जा रही हैं क्योंकि देखिए हिना साहब के लिए भी एक बड़ी दिक्कत थी ना। सिवान की पॉलिटिक्स को अगर देखें तो हिना साहब के ज्यादातर समर्थक अपर कास्ट से हैं या वैसी जाति से हैं जो कि जमीन अपने पास रखते हैं, जमीन से जिनका ताल्लुक है। अब हिना साहब के पति उनके लिए लड़ते थे किससे, तो सीपीआई-एमएल से। अब सोचिए हिना साहब अगर आरजेडी में आती हैं तो अपर कास्ट तो भाग जाएगा और अपर कास्ट की भी संख्या 3 लाख के आसपास है, तो उनके पॉलिटिक्स का क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर वो जेडीयू जाती हैं तो जेडीयू जाने पे क्या होगा कि एक प्रशासन का भी कवर तो चाहिए ना, क्योंकि उनके बेटे पर भी कई तरह के केसेस हैं और दूसरा उनकी राजनीति भी सज जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या, और जेडीयू जाती हैं तो वो कम्युनल भी नहीं कहलाएंगी, मतलब मुस्लिम्स के बीच में भी एक मैसेज रहेगा कि आखिरकार हिना साहब जेडीयू में है। तो जेडीयू अपने मुसलमान वोट बैंक को कैसे साधना चाह रही है और हिना साहब जेडीयू में आती हैं, जो कि जेडीयू के सोर्सेज से यह दावा किया जा रहा है और मुझे भी मालूम है कि हिना साहब सबसे मिल रही हैं और सारे ऑप्शंस वे कर रही हैं। तो सवाल उठता है जेडीयू नहीं तो आरजेडी। उधर प्रशांत किशोर को लेकर के भी चर्चा था कि हिना साहब प्रशांत किशोर की भी पार्टी में जा सकती हैं। ऐसे में अगर जेडीयू दावा कर रही है और उसके कुछ लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हिना साहब चाहती है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिले, सरकार का भी पैट्रोनेज मिले, कम्युनल होने का धब्बा भी नहीं लगे और साथ ही साथ वोट बैंक भी इंटैक्ट रहे, पॉलिटिकली भी सुटेबल हो। तो इस तरह की चर्चा हो रही है। आखिरकार हिना साहब क्या करेंगी, अंत में यह फैसला उनका होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह की बातें बाहर निकल करके आ रही हैं उससे आप नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपने वोट में होने वाले नफा नुकसान को किस तरीके से तौल रहे हैं। और उनको जब ये समझ में आ रहा है कि ये प्रशांत किशोर इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसकी काट के लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। मैंने आपको कह दिया मुकेश सहनी समाज का अच्छा खासा वोट है। मैंने आपको कहा हिना साहब पे भी जेडीयू डोरे डाल रही है, यानी मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की भी कोशिश है। और साथ ही साथ जेडीयू को यह लग रहा है कि प्रशांत किशोर क्या वाकई बीजेपी की बी टीम है जो आरजेडी आरोप लगाती है। तो इस तरह के आरोप में कितना दम है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर नुकसान पहुंचाएंगे, कई सारे लोग आरजेडी के लोग कहते हैं तो कहते हैं एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर कहते हैं 20 सीट आ जाए तो बता दीजिएगा। तो इस तरह की बात तो प्रशांत किशोर लोकसभा में भी कर चुके थे कि 4 सीट से ज्यादा आ जाए तो मैं नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगूंगा। लेकिन 12 सीट आया ना, नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए। पर नीतीश कुमार फिर भी विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सजग हैं और उसको लेकर के जो दाव खेल सकते हैं वो दाव खेल रहे हैं। इसलिए आप बहुत सारा चेंज देखेंगे, महागठबंधन के घटक दलों में भी बहुत परिवर्तन देखेंगे और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे स्टेप्स लेंगे।
नीतीश कुमार कुल मिलाकर बिल्कुल मुस्तैदी से जुट गए हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। और इसी को लेकर चाहे वो वक्फ एक्ट वाला फैसला हो या प्रशांत किशोर को लेकर शंकाएं हो या हिना साहब या मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के बाद हो, सब तरह के प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए वक्फ को लेकर के विजय चौधरी ने कहा ना कि जेपीसी में इसलिए भेजा जाए ताकि ठीक से विचार हो सके। मतलब जेडीयू माइल्ड दिखे, जेडीयू ये नहीं दिखे एंटी मुस्लिम हो गई। तो सोचिए ललन सिंह सदन में क्या बोलते हैं और विजय चौधरी क्या बोलते हैं। पार्टी को फिर फैसला, बीजेपी को फैसला क्या करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये पूरा पॉलिटिकल गेम है और इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये पॉलिटिक्स लगातार जारी रहेगी क्योंकि आने वाले वक्त में होने हैं बिहार में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, देश की सरकार बन चुकी है, बिहार में अगली सरकार बननी बाकी है। तो ऐसे फैसले होते रहेंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।